Good evening, students. So, this is our lecture number 73 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 18 के डिस्कशन को कंक्लूड किया था. दैट इज हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्ज प्रोसीडिंग एंड जॉइंटर ऑफ चार्जेस, ये सारे के सारे टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए थे. आज हम लोग शुरू करेंगे अपने डिस्कशन चैप्टर 15 पर. दैट इज कॉग्निजेंस. मतलब प्राइमरली इसको हम कॉग्निजेंस ही बोल रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जो फर्दर प्रोसीडिंग की जाती है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, उसके बारे में डील किया गया. बट हम इसको अभी समझेंगे अच्छे से. अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. एंड आई एडवाइस यू ऑल whosoever इज वॉचिंग माई वीडियो टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने लेक्चर सीरीज के नोट्स भी अपलोड करता हूँ, ठीक है. तो इससे आपको ही बहुत हेल्प होगी आपके प्रिपरेशन में, ठीक है. तो हमने चैप्टर 18 को कंक्लूड कर लिया था. आज चैप्टर 15 को शुरू करते हैं. कुछ जितने भी सेक्शन है चैप्टर 15 के उसको समझते हैं कि इनमें क्या बातें कही गई हैं. अब इससे पहले हम लोग चैप्टर 15 को चालू करें, पहले एक बात को समझते हैं. जब हमने चैप्टर 13 किया था, दैट इज इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी कहानी कहाँ से चालू होती है आपको याद है ना. सबसे पहले सेक्शन 173 के अंदर या फिर 174 के अंदर एक पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है, ठीक है. अब वो इंफॉर्मेशन रिलेट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस से, ठीक है, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से. फिर हमने सेक्शन 175 किया था, ठीक है. 175 जो है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर देता है. फिर हमने सेक्शन 176 किया था विच बेसिकली डिलिनेट्स द प्रोसीजर दैट वुड बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन. फिर हमने 177 178 में क्या है कि आप 176 में एंटर करने के बाद या तो इन्वेस्टिगेशन करे ही ना, ठीक है, मतलब आपने एफआईआर या फिर एनसीआर को लॉन्च किया, आपने इन्वेस्टिगेशन चालू ही नहीं की, या फिर आपने इन्वेस्टिगेशन को चालू करने में थोड़ा डिले किया, तो वहां पर आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है ये चीज जस्टिफाई करने के लिए कि आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चालू किया या फिर आपने इन्वेस्टिगेशन चालू करने में देर क्यों की. तो जो वो रिपोर्ट होती है वो सेक्शन 177 और 178 के द्वारा गवर्न की जाती है. फिर सेक्शन 179 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी विटनेस को कॉल अपॉन कर सकते हैं हु दे थिंक इज एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. फिर सेक्शन 180 के अंदर वो 179 के अंदर बुलाए गए विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं. फिर 181 में हमने एविडेंशियरी वैल्यू समझी थी. ऐसी कहानी हमारी आगे बढ़ी जा रही थी, मैं कुछ कहानी को स्किप कर दे रहा हूं, ठीक है. फिर हम लोग आए थे 187 पे विच इज बेसिकली डेफिशिएंट एविडेंस. अगर डेफिशिएंट एविडेंस होता है तो वहां पर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है. फिर हमने किया था सेक्शन 189 विच रिलेट्स टू सफिशिएंट एविडेंस, और अगर सफिशिएंट एविडेंस होता है तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो सेक्शन 193 के अंदर चार्जशीट सबमिट करते हैं. ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छे से. अच्छा, चार्जशीट अब सबमिट करने के बाद कि आगे की कहानी क्या होती है, अब ये कहानी हमें समझनी है क्योंकि इसके आगे की कहानी शुरू होती है सेक्शन 210 से, या फिर मान लो सेक्शन 223 के अंदर मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट रिसीव किया, ठीक है. तो हमने ये चीज समझा था कि कंप्लेंट जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेसेस प्रेजेंट का एग्जामिनेशन शुरू कर देते, दैट इज उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया. तो आखिर सेक्शन 223 के बाद का प्रोसीजर क्या, आखिर ये कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं, कौन लेता है, ये अब हम लोग समझेंगे. मैंने आपको जब मतलब पहले के लेक्चर्स में थोड़ा बहुत समझाया है कि चैप्टर 15 में क्या क्या चीजें दी गई है. अब थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है. तो आपको कहानी समझ में आ गई ना कि सेक्शन 210 में हम लोग क्यों एंटर कर रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं. हमारी डिस्कशन जो है वो है सेक्शन 210 के साथ, ठीक है. अच्छा, सेक्शन 210 को शुरू करने से पहले ना एक चीज समझते हैं कि आखिर कॉग्निजेंस होता क्या है, ठीक है. अच्छा, आमतौर पे जब कॉग्निजेंस की बात होती है तो इसकी ना एक बहुत ही इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन को फॉलो किया जाता है, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. अच्छा, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट क्यों है?
ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट इसलिए है बिकॉज मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड बहुत से रिपोर्ट्स पे लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, जब हमने सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस किया था, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर सेक्शन 58 है आपका बीएनएसएस का, वो क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको 187 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द केस डायरी. ठीक है, और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं. दैट इज द जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि शायद सेक्शन 53 के अंदर किया जाता है ऑफ द एक्यूज्ड. ठीक है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करनी पड़ती है अगर आपको एक्यूज्ड की कस्टडी के टाइम फ्रेम को इंक्रीज करवानी है 24 घंटे से ज्यादा. ठीक है, तो मजिस्ट्रेट तो अपना जुडिशियल माइंड उन रिपोर्ट्स पे भी लगाते हैं, बट वहां पर वो कॉग्निजेंस तो नहीं लेते हैं ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो अपना जुडिशियल माइंड तो उन रिपोर्ट्स पे भी लगाते हैं, बट उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर वो कॉग्निजेंस नहीं लेते. वहां पर वो अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, बट वो कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं. So that is why the application of judicial mind only is an incomplete definition of cognizance. तो complete definition क्या हुई? The complete definition is the application of judicial mind by the magistrate, the application of judicial mind by the magistrate to conclude as to whether there are sufficient reason to proceed against the accused or not. ठीक है, it is exist, I'm so sorry, whether there exists sufficient reason to proceed against the accused or not. ठीक है, तो सिर्फ application of judicial mind is an incomplete definition of cognizance. जो कंप्लीट डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर मैजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, उस रिपोर्ट की बेसिस पर एक्यूज के अगेंस्ट में आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, मतलब कि दैट इज फर्दर प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है कि नहीं. ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है कि नहीं विल सिग्निफाई कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लिए हैं कि नहीं लिए. अब सपोज जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई थी उससे मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हुए. मैंने आपको ये चीज बताया था कि पुलिस ऑफिसर कोई भी रिपोर्ट अगर मैजिस्ट्रेट को सबमिट करते हैं तो मैजिस्ट्रेट उससे बाध्य नहीं होते हैं. ठीक है, तो अगर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट ने ये ओपिनियन फॉर्म किया कि एक्यूज के अगेंस्ट में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया. बट द मोमेंट ही फॉर्म्स द ओपिनियन कि यहां पर मैजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट रीजंस हैं एक्यूज के अगेंस्ट में फर्दर प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, देन वी से कि द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड जो है वो कई जगह पे होता है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड लगा के एक्यूज के अगेंस्ट में फर्दर प्रोसीडिंग चालू करनी की नहीं करनी है वो कुछ ही सिचुएशंस में होता है. ठीक है, तो वहां पर जहां पर मैजिस्ट्रेट ये ओपिनियन फॉर्म कर ले कि एक्यूज के अगेंस्ट में फर्दर प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है, वहां पर हम कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है. इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर 15 की डिस्कशन को. चैप्टर 15 कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. अब जैसे कि आप इस चैप्टर का जो हेड नोट है उसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि दीज आर द कंडीशंस दैट नीडेड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द फर्दर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड. तो आइए पढ़ते हैं पहले कि कॉग्निजेंस कैसे लेता है मैजिस्ट्रेट. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट 210 सबसेक्शन 1. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense. अब section 210 के अंदर जो चीज आपको ध्यान रखना है कि only a judicial magistrate of the first class and judicial magistrate of the second class, if he is specially empowered under section 210 subsection 2 by the CJM, can take cognizance. ठीक है, बट ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है कि यहां पर खाली फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट को इनेबल किया गया है टू टेक कॉग्निजेंस.
दे डू नॉट होल्ड द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस ओनली, ठीक है, इवन द सेशंस कोर्ट, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इवन द सेशंस कोर्ट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन कैन टेक कॉग्निजेंस। ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल पोक्सो के कुछ केसेस में, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले जो होते हैं बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ, अरे मैं हाँ वही वाला पोक्सो का जो केसेस होता है, ठीक है, उनमें, और अलॉन्ग विद दैट जैसे सेक्शन 222 है ऑफ बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएसएस, जहां पे क्या है कि अगर किसी ने कोई डिफेमेशन किया है हायर डिग्निटरीज का, तो वहां पर भी इन दोनों सिचुएशंस में जो आपके कोर्ट ऑफ सेशन है, दे आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 210 के अंदर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट को इनेबल किया गया है टू टेक कॉग्निजेंस, दे डू नॉट होल्ड द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। हाँ, ये आपका है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का जो मैजिस्ट्रेट है, दे आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। अब देखते हैं कि किन किन मैटर पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सबसे पहले, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट filed by a person authorized under any special law which constitutes such offense। तो क्लॉज ए ये कहता है कि कंप्लेंट के बेसिस पर एक मैजिस्ट्रेट, यानी कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है हाँ, यहां पे लिखा है फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीएनएस के अलावा, ठीक है, बीएनएस के अलावा भी कई सारे ऐसे लॉज हैं जो कुछ एक्ट्स और ओमिशंस को एक क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, ठीक है। तो उन लेजिस्लेशंस के अंदर भी एंटर करके आप चाहो तो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, बेस्ड ऑन विच द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। इज दैट क्लियर? क्लॉज बी, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सच फैक्ट्स। इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहले आपको एक बात बता दूं, तो क्लॉज बी के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर, दैट इज सेक्शन 193 के बेसिस पर एक मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट कहां पर है? सेक्शन 223 के अंदर, ठीक है। तो 193 के अंदर अगर 193 के अंदर एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है टू द मैजिस्ट्रेट, तो वो उसके बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस रिपोर्ट को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको हम चार्जशीट भी कहते हैं, इसको हम चालान भी कहते हैं, और इसको हम पॉजिटिव चालान भी कहते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी बार इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है मेंस के एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं ये पार्ट हटा दे रहा हूं, होप सो आपने नोट्स बना लिए हो। ठीक है। सी, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर, एक सेकंड में इसको मिटा दे रहा, वेट। हाँ, upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offense has been committed। तो बेसिकली क्लॉज सी जो है वो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और यहां पे जो टर्म अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड है, एनी अदर इंफॉर्मेशन भी हम जिसको कहते हैं, यहां पर सपोज जो मैजिस्ट्रेट है वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, सुबह वो वॉक पे निकले थे और उनके सामने किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में जो मैजिस्ट्रेट है ही इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑल्सो, ठीक है। तो हमने 3 तरीका समझा जिसके बेसिस पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सबसे पहले कंप्लेंट, देन है आपका पुलिस रिपोर्ट, एंड आखिरी में है आपका सुओ मोटो या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लॉज सी को डालने का पर्पस यही है कि मैजिस्ट्रेट जो हैं, अगर उनके जुरिस्डिक्शन में कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो हम किसी भी बेसिस पर उनको कॉग्निजेंस लेने से रोकना नहीं चाहते। वो किसी भी प्रकार से कॉग्निजेंस ले सकते हैं अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो। इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन ऑफेंस हैज टेकन प्लेस इन हिज जुरिस्डिक्शन, ही इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस,
इज दैट क्लियर? Subsection 2, the CJM, that is the Chief Judicial Magistrate, may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try. ठीक है, तो सबसेक्शन 2 के अंदर जो CJM है, he holds the power to empower a second class magistrate to take cognizance. तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो अथॉरिटी है उसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ देता है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को कौन एम्पावर कर सकता है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया भी था, उसमें आपका ऑप्शन था हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सीजेएम, सेशन जज, ठीक है। तो सीजेएम एक बहुत ही छोटी पोजीशन इस कंपैरेटिवली इन जजेस की लगती है, मतलब इन अथॉरिटीज़ की लगती है, तो अक्सर इंसान गलती कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सीजेएम जो है ही इज़ एम्पावर्ड टू गिव he may empower the second class magistrate to take cognizance under section 210. क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आइए इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ कर लेते हैं। ये आपका केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, 2012 सुप्रीम कोर्ट। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था यहाँ पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ब्रॉडली मीन्स टेकिंग जुडिशियल नोटिस by a competent court of a cause or matter presented before it so as to decide whether there is any basis for initiating proceedings for judicial determination. At the time of taking cognizance, a magistrate is required to apply his judicial mind and be satisfied on the basis of the facts borne out of the statement of the complainant as made in the complaint or from the facts presented in the police report by the investigating officer. The magistrate is to be aware about the facts and circumstances of the case as at the time of taking cognizance, what is before him is a bundle of facts and mere allegations made at the preliminary stage which are yet to be proved. देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये की है कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट आती है या फिर कोई पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का मैकेनिकल अप्रोच नहीं आपको अपनाना है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि आपके सामने रिपोर्ट को सबमिट किया गया, आपने उस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपने जुडिशियल माइंड अप्लाई ही नहीं किया और बस उस रिपोर्ट को खोला और खोलते ही कॉग्निजेंस ले लिया। ये आपकी एक बाउंडेड ड्यूटी है कि आपको पहले उस रिपोर्ट को पढ़ना है, पढ़ के खुद को प्रॉपरली सेटिस्फाई करना है कि यहां पर सफिशिएंट ग्राउंड है एक्यूज के अगेंस्ट में फर्दर प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो आपको मैकेनिकली कॉग्निजेंस नहीं लेना है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड अंडर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, ठीक है। तो आप लोग ये केस लॉ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेक्शन 210 में। अच्छा, आप एक बात बताइए, कॉग्निजेंस ले कौन सकता है? अब देखिए यहां पे लिखा है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। यहां पर ये तो नहीं लिखा है कि ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेंगे। इज इट एनीवेयर रिटन कि ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि कॉग्निजेंस लेने की जो अथॉरिटी है वो नॉन ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भी है, कि नॉन ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी और के ज्यूरिसडिक्शन में अगर ऑफेंस कमिट भी हुआ है तो उस ऑफेंस की भी कॉग्निजेंस ले सके? अब देखिए यहां पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री, या आप लोग प्लीज केस लॉ नोट कर लीजिएगा, वर्सेस राजेश अग्रवाल, ठीक है। ये ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस राजेश अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि अंडर सेक्शन 210 विच इज अर्लियर आई गेस सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, जो आपका मैजिस्ट्रेट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉग्निजेंस लेने के लिए उसको ज्यूरिसडिक्शनल होना पड़ेगा। इवन अ नॉन ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, ठीक है, टू टेक कॉग्निजेंस। दिस इज व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री केस, ठीक है। इट इज ऑफ 1999 सुप्रीम कोर्ट, 2 जज बेंच, केटी थॉमस जस्टिस वाज द वन हु गेव द जजमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये ऑब्जर्वेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि नॉन ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट भी सेक्शन 190 यानी कि सेक्शन 210 बीएनएसएस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकते हैं।
अब देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, ये बहुत ही डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि जो स्कीम फॉलो किया जाता है बीएनएसएस में एंड सीआरपीसी में, ठीक है, सीआरपीसी को भी लेके ही चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो जजमेंट दी गई है ये सीआरपीसी के पर्सुएंस में दी गई है, ठीक है। तो जो स्कीम फॉलो किया जाता है सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर, वहां पर ये काफी हद तक क्लियर है कि जुरिस्डिक्शन लेने जो सॉरी कॉग्निजेंस लेने की जो अथॉरिटी है इट इज इन द हैंड्स ऑफ द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल सेक्शन 193 के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो किसको की जाती है? जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को, पहली चीज, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 189 के अंदर अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो वो किसको की जाती है? वो भी जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को की जाती है। अलॉन्ग विद दैट बेल, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में बेल देने की जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है? वो भी जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के हाथ में है। तो एक बात बताइए कि आखिर कॉग्निजेंस लेने की अथॉरिटी हम नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को दे ही क्यों रहे हैं? दिस इज गोइंग अगेंस्ट द स्कीम ऑफ बीएनएसएस एंड सीआरपीसी, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में कि वेदर जुरिस्डिक्शनल और नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, मतलब कौन ले सकता है सेक्शन 210 के अंदर, तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप फॉलो तो इसी प्रेसिडेंट को करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, तो आपको फॉलो इसी को करना पड़ेगा। लेकिन आप उसमें लिखेंगे इन माई हम्बल ओपिनियन दिस जजमेंट is against the spirit of BNSS/CRPC. This will make your answer very attractive, ठीक है। अच्छा, आपको अगर ये जानना है कि ट्राइसेंस केमिकल इंडस्ट्री में ये ऑब्जर्वेशन क्यों आई थी तो मैं आपको समझाता हूं। एक बार आप लोग पहले लोकल जुरिस्डिक्शन के डेफिनेशन को समझिए। दिस इज सेक्शन 2N। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्साइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस संहिता एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि जिस लोकल एरिया के अंदर, ठीक है, जेएमएफसी, हाँ, जेएमएफसी अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट में ईदर बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट और इट कैन ईदर बी द होल स्टेट, ठीक है, और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में स्पेसिफाई करेंगे कि जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो अपनी पावर को किन किन एरिया में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब वो जो एरिया है वो पूरा स्टेट भी कंप्राइज कर सकता है या फिर उसका कोई पार्ट भी कंप्राइज कर सकता है, ठीक है। तो इस सबसेक्शन की वजह से, इस सेक्शन की वजह से, सेक्शन 2N की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ट्राइसेंस केस में ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो मैजिस्ट्रेट हैं अगर वो नॉन जुरिस्डिक्शनल भी हैं तब भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट अब ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहां पे जो ये एरिया स्टिपुलेट किया गया है कि पूरा स्टेट जो है, पूरे स्टेट के अंदर मैजिस्ट्रेट अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये किया गया है उन एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए जहां पर कोई क्लास या फिर क्लासेस ऑफ केसेस जो हैं, ठीक है, उसको ट्राई करना है, ठीक है। तो उसको ट्राई करना है तो उस है क्या ना कि वो जो पर्टिकुलर क्लास या फिर क्लास ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा कमिट हुए हैं उस पूरे स्टेट में, ठीक है। तो पूरे स्टेट में जुरिस्डिक्शन दे दी गई मैजिस्ट्रेट को कि आप कॉग्निजेंस लेके इन ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकते हैं, मतलब इन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेने के लिए हमने आपको एम्पावर कर दिया है, ठीक है। तो ये इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए ऐसा किया गया था, बट दिस इज नॉट द प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्कीम ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम रिपोर्ट्स जो जाती हैं वो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास जाती हैं, जो मैक्सिमम अथॉरिटी है वो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास है, ठीक है। तो यहां पर नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करना कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है, किसी ऐसे ऑफेंस का जो किसी और जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट में कमिट किया गया है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्कीम ऑफ बीएनएसएस। तो प्लीज आप इसे मेंशन करिएगा। और अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 12 को पढ़ लीजिए, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स subject to the control of the High Court, the CJM may from time to time define the local limits of the areas within which the magistrate appointed under section 9 or under section 11 may exercise all or any of the powers within which they may respectively be invested under this संहिता।
provided that the court of special, ये नहीं हटा दीजिए, subsection 2, except as otherwise provided by such definition, the jurisdictional and jurisdiction powers of every such magistrate shall extend throughout the district. ठीक है, तो उनकी जो पावर है वो डिलिनेट कौन करेगा? दैट विल डिलिनेटेड बाय द सीजीएम, कि आप किस जुरिस्डिक्शन में अपने पावर को एक्साइज करेंगे. फॉर एग्जांपल मतलब सीजीएम जो है वो ये बता देंगे कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो इस पुलिस स्टेशन पे है. ठीक है, आपका जुरिस्डिक्शन है वो इस पुलिस स्टेशन पे है. उस पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफेंसेस को रजिस्टर किया जाएगा, जो भी ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया जाएगा, उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए आप इंपावर्ड हैं. ठीक है, तो यहां पर यही ना बात है कि मतलब जब उनको इंपावर किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन में कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को यहां पे डालने का मतलब क्या बनता है? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आपको समझाना था इसके रिगार्डिंग. तो सेक्शन 210 में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ. ठीक है, तो 211 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. Transfer on application of accused. When a magistrate takes cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of section 210, the accused shall, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वेट. हाँ, the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the CGM in this behalf. So basically ज़्यादा डेल्व नहीं करना है 211 में, आपको समझा दे रहा हूँ इसका क्रक्स क्या है. कि अगर मान लो ठीक है, सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है. ठीक है, तो वहां पर जिस भी एक्यूज के अगेंस्ट में उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है कि मतलब जिस मैजिस्ट्रेट ने मेरे अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिया है उसके अलावा कोई और मैजिस्ट्रेट मेरा ट्रायल करे. ठीक है, इसका रीजन ये है, आपने एक मैक्सिम पढ़ा होगा, नेमो जुडेक्स इन कॉसस हुआ. ठीक है, इसका मतलब होता है नो वन shall be a judge in his own cause. ठीक है, no one shall be a judge in his own cause. मतलब बेसिकली अगर मान लो हम लोग सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में एंटर करते हैं, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मैजिस्ट्रेट खुद भी विक्टिम हो सकते हैं. भैया एक बात बताओ, मैजिस्ट्रेट इम्यून तो है नहीं ना ऑफेंसेस से, उनके अगेंस्ट में भी क्रिमिनल ऑफेंसेस कमिट किए जा सकते हैं. इज जस्ट अ मेयर ह्यूमन बीइंग. एवरी जज इज जस्ट अ मेयर ह्यूमन बीइंग. नो वन इज अबव. ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ, या फिर जो भी आप कह सकते हो. ठीक है, कोई भगवान तो होता नहीं, सब इंसान ही है, तो किसी के अगेंस्ट में भी ऑफेंस तो कमिट हो ही सकता है. अब मान लो मैजिस्ट्रेट विक्टिम है. ठीक है, अब उन्होंने जिस इंसान ने उनके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट किया था उसके अगेंस्ट में कॉग्निजेंस ले लिया, अब वही उसका ट्रायल भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिसनेस है. ठीक है, यहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रेजुडिस हो सकते हैं अगेंस्ट द एक्यूज्ड. सो दैट्स व्हाई ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा ना हो, हमने एक्यूज्ड को ये डिस्क्रिशन दिया है कि वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है बेस्ड ऑन विच जो उसका ट्रायल है वो जिस मैजिस्ट्रेट ने उसके अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिया है उसके अलावा कोई और मैजिस्ट्रेट करे. इज दैट क्लियर? 212. Any CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. अब देखिए, अगर कॉग्निजेंस सीजीएम साहब ने लिया है तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो केस को मेक ओवर कर सकते हैं टू एनी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट. ठीक है, क्लॉज 2, वो आपके कई सारे मैजिस्ट्रेट हो जाएंगे, स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, तो वो किसी को भी मेक ओवर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल आप करो. क्लॉज 2, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास empowered in this behalf by the CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may, by general or special order, specify and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial. यहाँ पर CJM जो है वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं कि वो भी अपने केस को मेक ओवर कर सकें. ठीक है, ज़्यादा इसमें डेल्व करने की आवश्यकता नहीं है. 213. Except as otherwise expressly provided by this संहिता or by any other law for the time being in force, no court of session. देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है no court of session. However, इसका आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा पोक्सो एंड
सेक्शन 222 और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस और लॉज हैं जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब किसी लॉ ने अगर कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशली इंपावर किया है कि वो कॉग्निजेंस ले सकते, तो उनको हम छोड़ रहे हैं, उनको हम सेव कर रहे हैं। उनके अलावा नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this संहिता, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 213 जो है वो ये कहता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो empowered नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए until and unless it is expressly provided। मतलब कि जो जनरल रूल प्रिवेल करेगा वो ये करेगा कि जो मैजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, देन सब्सिक्वेंटली वो केस को मेक ओवर कर सकते हैं टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, आपके हिसाब से इसका रीजनिंग क्या है? आखिर कोर्ट ऑफ सेशन इवन दो अगर मान लो कोई मर्डर का भी ऑफेंस है विच इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, उसका भी वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। वाई? द आंसर इज कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ ट्रायल, ठीक है। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो सिर्फ ट्रायल करने के लिए बना है, वो कॉग्निजेंस लेने के नहीं बना है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना वो नंबर्स में बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो बहुत ही कम कोर्ट ऑफ सेशन है और लाइक अलॉन्ग विद दैट आपके पास एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, ठीक है। आपका एक सेशन जज होता है और कई सारे एडिशनल सेशन जज होते हैं, कम होते हैं नंबर्स में, ठीक है। वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड होते हैं अपने काम से। अब अगर उनको कॉग्निजेंस लेने के लिए भी कह दो कि जब उनके पास कोई रिपोर्ट सबमिट हो रही है, कंप्लेंट सबमिट हो रही है, बेस्ड ऑन दैट वो कॉग्निजेंस भी लें, तो ऑलरेडी वो इतने ओवरबर्डनड है, आप उनको और ओवरबर्डन कर दो। दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। इन कॉन्ट्री टू दिस, जो आपके फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है, ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने एम्पावर किया है कि ये कॉग्निजेंस लें, कॉग्निजेंस लेने के बाद सब्सिक्वेंटली ये जो केस होता है इसको मेक ओवर कर सकते हैं टू द कोर्ट ऑफ सेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, होप सो आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको या तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा पढ़ा दूंगा या तो आपके डाउट को कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।